हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडेक्सनी। आज का लेक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आज बिल्कुल बेसिक से रियल एग्जांपल के साथ आपको स्लो वे में और इजी वे में समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्या क्या समझने वाले हैं, एल्गोरिथम क्या होता है, उसका परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं, और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। ठीक है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे एसिम्प्टोटिक एनालिसिस और उसकी नोटेशंस के बारे में। ठीक है, सो गाइस आप रिलैक्स हो जाओ और ध्यान से सुनो। ठीक है, कि क्या होता है सब। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर डिफिनेशन देख पा रहे होंगे एल्गोरिथम की। तो एन एल्गोरिथम इज अ finite set of instruction or logic written in order to accomplish a certain predefined task. इसका मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जिनको फॉलो करते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है एल्गोरिथम। जैसे आप समझो कि आप घर में चाय बना रहे हो, तो आप चाय बनाने के लिए कुछ आपके स्टेप होते हैं ना। पहले आप पानी गर्म करते हो, फिर उसमें चाय पत्ती डालते हो, फिर शक्कर डालते हो। ठीक है, तो ये सब मिलकर एक क्या है, एक एल्गोरिथम बनाते हैं। तो प्रोग्राम में भी ना हम ऐसे स्टेप लिखते हैं ताकि हमारे कंप्यूटर का समझ सके। ठीक है, तो ये था हमारे एल्गोरिथम का डिफिनेशन। आप इसका फ्लो उस देखो, फ्लो डायग्राम कैसे बना है एल्गोरिथम का। ये एल्गोरिथम का फ्लो डायग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि एल्गोरिथम इज अ नॉट कंप्लीट कोड और प्रोग्राम। ठीक है, इट इज जस्ट अ कोर्स लॉजिक ऑफ प्रोग्राम विच कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर एज एन इनफॉर्मल हाई लेवल डिस्क्रिप्शन pseudocode और यूजिंग अ फ्लो चार्ट। इसका मतलब क्या होता है कि एल्गोरिथम कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, एल्गोरिथम सिर्फ एक लॉजिक होता है। ठीक है, मतलब एल्गोरिथम क्या बताता है कि क्या करना है, और प्रोग्राम क्या बताता है कैसे करना है, मतलब आपको जो कोड कहलाता है। तो एल्गोरिथम को हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपल इंग्लिश में, हिंदी में, या तो pseudocode में, या तो फ्लो चार्ट में। ठीक है, तो ये हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। नेक्स्ट इसकी कुछ गुड प्रॉपर्टीज है जो हम देखने वाले हैं, जो हमारे एल्गोरिथम को गुड बनाती है। ठीक है, तो पहला इनपुट है। इनपुट का मतलब क्या होता है कि एल्गोरिथम के पास 0 या ज्यादा इनपुट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है कि एल्गोरिथम से कम एक आउटपुट तो मिलना चाहिए, जैसे आपका उसका एडिशन का रिजल्ट हो गया। ठीक है, थर्ड क्या है आपका डिफिनेटनेस। इसका मतलब होता है कि एल्गोरिथम का हर स्टेप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसको बोलते हैं क्लियरनेस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है आपका फिनिटनेस। इसका मतलब होता है कि एल्गोरिथम कभी भी इनफिनाइट नहीं होना चाहिए, उसका जो स्टेप है वो लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, जैसे समझो वॉशिंग मशीन प्रोग्राम आप हो गया, तो स्टार्ट होने के बाद क्या होना चाहिए, इसका एंड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका करेक्टनेस। इसका मतलब होता है कि एल्गोरिथम का हर स्टेप क्या होना चाहिए, करेक्ट आउटपुट देना चाहिए। अगर एल्गोरिथम कम टाइम ले तो उसका जो मेमोरी है वो भी क्या कम यूज करे। ठीक है, तो हम उससे क्या बोलते हैं, इनएफिशिएंट एल्गोरिथम भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लिखा है कि परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस हम दो चीजों से चेक करते हैं। पहला तो आ गया आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा आ गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो इसको समझने वाले डिटेल में। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को चलो समझते हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये बताता है कि एल्गोरिथम को रन करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इनपुट के लिए मेमोरी इंक्लूड होती है और एक्स्ट्रा वेरिएबल के लिए मेमोरी इंक्लूड होती है। ठीक है, तो ये हमारा होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट है यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे होंगे ऑक्सिलरी स्पेस और इनपुट स्पेस। इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से समझना। ठीक है, अब ऑक्सिलरी स्पेस का मतलब होता है कि सिर्फ एक्स्ट्रा टेम्परेरी स्पेस। ठीक है, और इनपुट स्पेस में क्या होता है, इनपुट स्पेस में इसमें हमारे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और ऑक्सिलरी स्पेस दोनों आते हैं, तो दोनों को कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि एल्गोरिथम मेमोरी यूज करता है कैसे। ठीक है, तो तीन रीजन की वजह से मेमोरी यूज करता है। तो पहला आपका आ गया इंस्ट्रक्शन स्पेस। तो इसमें क्या होता है कि कोड के कंपाइल्ड इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल स्टेक। इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है ना, जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है ना, तो उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल स्टेट। जैसे समझो कि यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। इसमें देखो क्या लिखा गया है कि फंक्शन ए है ना, फंक्शन ए के अंदर फंक्शन बी को कॉल होता है, तो वही आपका क्या कहलाता है, एनवायरमेंटल स्टेट। तो जब ए के वेरिएबल्स टेम्परेरी स्टेट में चले जाते हैं तो वही क्या हो जाता है, आपका एनवायरमेंटल स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेटा स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है ना, वेरिएबल्स हो गए, एरेज हो गए, ये क्या होते हैं, कांस्टेंट्स के लिए मेमोरी होती है। ठीक है, मतलब कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ डेटा स्पेस को ही क्या करता है, काउंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैलकुलेटिंग द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे क्या क्या चाहिए होता है हमको, टाइप्स किस टाइप के। तो यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप दिए गए हैं, वेरिएबल्स दिए गए हैं, उनकी साइज दी गई है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बुल है, कैर है, साइन है, फिर कैर है, फिर यहाँ पे फ्लोट है, डबल है। तो सारे डेटा टाइप और वेरिएबल्स दिए गए हैं, उनकी साइज दी गई है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो आप पहले इस एग्जाम्पल को देख लो, फिर आपको समझेगा। ठीक है, तो आप
आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखो, तो इस कोड का लॉजिक क्या है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखो ए बी सी क्या है, ऑलरेडी इनपुट वेरिएबल है, ठीक है, और जेड क्या है, हमारा रिजल्ट स्टोर करने के लिए वेरिएबल दिया गया है यहाँ पे। तो बस 3 नंबर को ऐड किया है तो और रिजल्ट रिटर्न कर दिया है यहाँ पे, इतना बस यहाँ पे प्रोग्राम दिया है, ठीक है। तो इसमें अब देखो कि मेमोरी कैलकुलेशन कैसे करते हैं यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे देखो ए 4 बाइट्स है, बी भी 4 है, और सी भी और जेड भी 4 बाइट्स। रिटर्न वैल्यू कितना है आपका 4 बाइट्स। तो टोटल मेमोरी कितनी है आपकी है 4 बाइट्स। अब इसे ना कांस्टेंट स्पेस क्यों कहते हैं इसको समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो चाहे इनपुट बड़ा हो या छोटा, मेमोरी मतलब क्या रहेगी इसकी, सेम ही रहेगी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब बिग O 1, ठीक है। जैसे कि समझो कैलकुलेटर में 2 नंबर हो या 100 नंबर, एडिशन बटन क्या रहेगा उसका, सेम मेमोरी यूज करता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं, इसको देखना थोड़ा। अब यहाँ पे देखो कोड क्या इसका काम क्या है कोड का, ये एक फंक्शन है। तो यहाँ पे एक एरे ए लेता है, ठीक है, उसके जो सारे एलिमेंट्स है वो क्या सम निकाल रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो मेमोरी कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो आपका ना मतलब एरे है ना, उसका जो n एलिमेंट्स है वो हर एलिमेंट 4 बाइट्स का है। तो एरे स्पेस कितना है आपका 4n बाइट्स हुआ, ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल क्या क्या दिए, इसमें x दिया है, n दिया, i दिया, जो 4 बाइट्स के हैं, ठीक है। तो रिटर्न वैल्यू कितनी इसकी 4 बाइट्स। तो एक्स्ट्रा स्पेस कितना हुआ इसमें 12 बाइट्स हुआ। तो टोटल स्पेस आपका कितना बना 4n + 12 बना, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि लीनियर स्पेस क्यों बोलते हैं इसको। जैसे आपका n बढ़ता है ना तो मेमोरी भी लीनियरली बढ़ती है, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n बोलते हैं, ठीक है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल समझो, जितना ज्यादा स्टूडेंट्स उतनी ज्यादा टेंडेंशियल, तो आपका इसका आ गया लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, ठीक है। अब हम समझते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, इसको समझते हैं। चलो एक्सप्लेनेशन समझते हैं फिर एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ये होता है, ये बताता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि एल्गोरिथम को कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स बाय यूजिंग द बिग O मतलब बिग O नोटेशन, ठीक है। अब जैसे समझो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड करता है, आपके लूप्स, कंडीशन, इनपुट साइज पे, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको इसको समझेगा। आप यहाँ पे देखो स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें, अब यहाँ पे देखो सिर्फ ना एक बार एग्जीक्यूट हो गई है हमारा जो प्रोग्राम है, इनपुट साइज का कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बिग O 1 है, ठीक है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल आपको समझो लाइट स्विच ऑन उस टाइप में, ठीक है। तो आपका क्या आ गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब नेक्स्ट हम समझते हैं सिंगल लूप। सिंगल लूप का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, यहाँ पे हमने फॉर लूप यूज किया है, ठीक है। इसमें देखो लूप n बार चलेगा, ओके, और हर इटरेशन में एक 1 स्टेटमेंट्स। तो टोटल ऑपरेशन कितना होगा n। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी बिग O n आएगी। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल समझो, क्लास में स्टूडेंट का नाम पढ़ना, तो वो आपका आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेस्टेड इसका लूप का, इसको समझते हैं। इसमें ना देखो नेस्टेड लूप यूज किया गया है, तो इसमें आउटर लूप कितना है n टाइम्स है, और इनर लूप भी आपका n टाइम्स है, उसके इक्वल है, ठीक है। तो टोटल ऑपरेशन कितना हुआ n × n, मतलब आपका n स्क्वायर। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है बिग O n स्क्वायर आ गया, ठीक है। जैसे रियल एग्जांपल समझो कि हर स्टूडेंट का हर सब्जेक्ट का मार्क्स चेक करना, वो आपका इसका आ गया, ठीक है, नेस्टेड लूप का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसिम्प्टोटिक, ठीक है, एनालाइज। इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है इनपुट बढ़ने पर एल्गोरिथम का बिहेवियर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि स्मॉल इनपुट पे फास्ट है, लार्ज इनपुट पे क्या होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझो कि 10 स्टूडेंट का रिजल्ट बनाना इजी है, या मतलब 1000 स्टूडेंट का रिजल्ट बनाना टफ। तो इसमें ऐसा क्यों है, तो इसको ही हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। तो इसके यहाँ पे कुछ मतलब वो है जिनको हम पढ़ने वाले हैं उसके साथ। तो पहला आपका क्या है बिग O, ठीक है। अब पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखिए, asymptotic notation are the mathematical notation used to describe the running time of an algorithm when the input tend toward a particular value or limiting value. इसके एग्जांपल क्या है आपके बबल शॉट, और when the input array is already sorted the time taken by algorithm linear is the best case, ठीक है। अब इसके कुछ मेनली 3 उसके नोटेशन इसको पढ़ने वाले हैं। पहला आपका बिग O नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, 3 इसके नोटेशन है, ठीक है। इनको समझते हैं आप। चलो तो बिग O नोटेशन क्या होता है इसको समझते हैं। तो आप एक ग्राफ देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या किया है।
अब बिगो नोटेशन क्या होता है, इनपुट की साइड जो मतलब बढ़ाने पर प्रोग्राम का परफॉर्मेंस कैसे ग्रो होता है वो करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझो, बिगो 1 है तो वो क्या है, कांस्टेंट टाइम है, चाहे डेटा 10 हो या 1 लाख हो, टाइम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे एक ही स्टेप, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, बिगो 1 यूज करते हैं, ठीक है, अगर एक ही स्टेप दी हो तो आप इस ग्राफ से, आपको मैं इस ग्राफ से समझाती हूँ, रुको, आपको समझेगा अच्छी तरह से। अब यहाँ पे देखो क्या दिया गया है कि वर्स्ट केस बताता है अपर बाउंड, ठीक है, वर्स्ट केस बताता है ये बिगो नोटेशन, अपर बाउंड बताता है, मतलब कि इससे ज्यादा मतलब स्लो कभी नहीं होगा आपका ये, ठीक है, बिगो नोटेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब सबसे ज्यादा ये ही इसलिए नोटेशन यूज की जाती है हमेशा। नेक्स्ट है हमारा, इसका देखो फॉर्मूला देखो कैसे है, ये फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ओमेगा नोटेशन, ये क्या बताता है, ये बेस्ट केस बताता है, ठीक है, ये लोअर बाउंड बताता है, देखो यहाँ पे लोअर बाउंड, मतलब किसमें क्या होता है, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थीटा नोटेशन, इसको समझते हैं, ये क्या होता है, बेस्ट और वर्स्ट केस, मतलब दोनों को रिप्रेजेंट करता है आपका थीटा नोटेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब एग्जैक्ट परफॉर्मेंस बताता है ये आपका थीटा नोटेशन। तो ये हमने तीन नोटेशन के बारे में पढ़ा। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा कि एल्गोरिथम क्या होता है और उसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स देखें क्या क्या होते हैं जिससे एल्गोरिथम अच्छा हो सकता है। फिर हमने मतलब बहुत स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ा। तो अगर गाइस आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम डीसी के सेकंड पार्ट में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा थ्योरी का पार्ट था, हमने यहाँ पे कुछ सॉल्विंग वगैरह नहीं किया है, हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्विंग भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।